In previous lecture, we studied जेम्स क्लार्क मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जिसमें बेटा साइंटिस्ट मैक्सवेल ने यह कहा था कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट में से रेडिएशंस कंटिन्यूसली अमिट होती हैं, पर वो ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को नहीं क्लियर कर पाया। बेटा जस्ट टू give the clarity about the photoelectric effect and black body radiations, scientist Max Planck introduced a new theory called Planck's quantum theory. First of all बेटा आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि ब्लैक बॉडी क्या होती है। कोई भी ऐसी बॉडी जिसके ऊपर हम कोई भी रेडिएशंस इंसिडेंट करें तो वो 100% रेडिएशंस को अब्सॉर्ब कर ले, और जब हम उस बॉडी को हीट करें तो वो 100% ही रेडिएशंस को अमिट कर दे। उसको हम ब्लैक बॉडी कहते हैं। एंड रेडिएशंस अमिटेड बाय ब्लैक बॉडी एट हाई टेम्परेचर सो कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। सो बेटा हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। सो बेटा सबसे पहले कहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी गलत हो गई हम ये पढ़ेंगे। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कह रही है अगर हमारे पास कोई बल्ब है, अगर हमारे पास कोई लैंप है, अगर हमारे पास सन है, इसमें से निकलने वाली रेडिएशंस कंटिन्यूसली अमिट होती हैं। आप भी अपने घर में लगे बल्ब या ट्यूबलाइट की तरफ देखो तो क्या आपको क्या फील होता है कि ट्यूबलाइट कंटिन्यूसली ग्लो कर रही है कि या वो ऐसे ऐसे ब्लिंक कर रही है। लिसन बेटा, कंसेप्ट शुरू करने से पहले याद रखो कि हमारी ह्यूमन आई की दो लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन नंबर 1 कि हमारी ह्यूमन आई is not able to detect any change which is taking more than 7 times per second। कोई भी होने वाली ਇਹੋ जी चेंज ਜਿਹੜੀ कि 1 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ह्यूमन आई ਉਹਨੂੰ डिटेक्ट नहीं कर सकती। सेकंड, ह्यूमन आई के पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं होती कि जो हमने पास्ट में देखी हुई चीजें हैं उनका कोई वो एग्जैक्ट प्रूफ दे सके। जैसे कि मैं ये कहूँ कि आप लोगों को कहा जाए कि आपकी क्लास में फर्स्ट क्लास का आपका कोई ये क्लासमेट था, उसकी पिक्चर कैसी होएगी, आप एक आइडिया दोगे। ये नहीं करोगे कि यहाँ से आप प्रेस करोगे आ लो निकल गई जी ये था वो बच्चा, नहीं। हम एस्टीमेट कर सकते हैं पर एग्जैक्ट उसका प्रूफ या रिजल्ट नहीं दे सकते। अब हम आते हैं पहले पॉइंट पे। सो अपने घर में लगे पंखे के विंग्स देखो, क्या आपको ये पंखे के पर नजर आते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी बेटा पंखा 1 सेकंड में 7 से ज्यादा बार अपने पंख हिलाने शुरू कर दे तो आपको नजर आने बंद हो जाएंगे। सिमिलरली आप अपने हाथ में कोई भी थ्रेड लेके उसके ऊपर आगे स्टोन बांध के उसको घुमाना शुरू करो, बेटा क्या घुमाते वक्त आपको उसमें लगा पत्थर नजर आता है? नहीं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी पत्थर अपनी पोजीशन 1 सेकंड में 7 से ज्यादा बार चेंज कर रहा है तो यू कांट डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। सिमिलरली अगर अंदाजा सर आपके पास ऐसे ऐसे तो आप कहोगे सर आपके हाथ में एक आप मार्कर है जिसको आप, पर अगर इसको मैं ऐसे ऐसे करना शुरू कर दूंगा अल्टीमेटली आप कहोगे कि सर हमें नहीं पता लग रहा कि आपके हाथ में क्या है। क्यों? जब कभी भी ये चीज अपनी पोजीशन बेटा 1 सेकंड में 7 से ज्यादा बार चेंज कर रहा है, हमारी ह्यूमन आई उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। सिमिलरली बल्ब कंटिन्यूसली नहीं जग रहा, ये ऐसे ऐसे जग रहा है, पर बेटा इसकी जो ब्लिंकिंग है वो 1 सेकंड में हजारों लाखों बार हो रही है। सो इसलिए हमें लग रहा है सन में से निकलने वाली लाइट कंटिन्यूस है। हमें लग रहा है कि जो
बल्ब या ट्यूबलाइट में से निकलने वाली लाइट वो कंटिन्यूस है। इसी पॉइंट को प्रेशराइज करते हुए साइंटिस्ट बेटा प्लैंक ने कहा कि लिसन के रेडिएंट एनर्जी emitted is not continuous but discontinuous in form of small packets of energy or light called quantums। और यही अगर कहें कि एनर्जी की बजाय लाइट है तो वन क्वांटम इज कॉल्ड वन फोटोन। लिसन बेटा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि सपोज आपके पास ये सोर्स ऑफ लाइट है और आप यहां पे खड़े हो। मैं ये कहूं इसमें से निकलने वाली लाइट आपके ऊपर कंटिन्यूसली इंसिडेंट हो रही है, या मैं कहूं कि ये हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, आप लोग भी कोई भी आप में से यहां पे खड़ा है तो मैं कहूं कि उसमें रेडिएशंस ऐसे आके गिर रही है। ये गलत है। प्लैंक ने ये कहा था कि किसी भी सोर्स ऑफ लाइट में से रेडिएशंस इन फॉर्म ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल डिस्क्रीट स्मॉल इंडिविजुअल क्वांटम की फॉर्म में रिलीज होती है, जिसमें हम एक अमिट हुई किरण को कहते हैं कि ये एक क्वांटम है। और यही अगर लाइट है तो क्वांटम को ही हम एक फोटोन कह देते हैं। याद रखो, जब कभी भी आप बेटा सनलाइट में भी बैठते हो तो सनलाइट के फोटोन आपके ऊपर आके टकरा रहे होते हैं डिसकंटिन्यूसली, नॉट कंटिन्यूसली। विद इन फ्यू मिनट्स में आपको यह भी समझाऊंगा कि ये डिसकंटिन्यूसली क्यों होते हैं, कंटिन्यूसली क्यों नहीं। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, साइंटिस्ट प्लैंक ने यह कहा था किसी भी सोर्स में से निकलने वाली एनर्जी कंटिन्यूसली रिलीज नहीं होती, ये डिसकंटिन्यूसली रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ स्मॉल इंडिविजुअल पैकेट्स ऑफ एनर्जी कॉल्ड क्वांटम। और यही अगर एनर्जी ना मैं कह के कहूं कि आपके पास कोई बल्ब है, उसमें से लाइट अमिट हो रही है, तो आप कहोगे इट विल अमिट फोटोन स्मॉल पैकेट्स ऑफ इंडिविजुअल लाइट कॉल्ड फोटोन्स। अब बेटा हम इनको क्लियर करेंगे कि सर ये एक्चुअली होता क्यों है। ध्यान से देखो बेटा, हम ये कहते हैं कि सपोज हमारे पास ये एक एटम है। आप लोगों ने 9th और 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा था कि अगर हमारे पास बेटा इलेक्ट्रॉन यहां पे पड़ा है, जब भी ये न्यूक्लियस की तरफ आता है एनर्जी रिलीज करता है। तो मैं कहूंगा जब भी इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आएगा तो बेटा ये एक फोटोन रिलीज करेगा। जब यहां से फिर यहां आएगा अगेन एक फोटोन रिलीज करेगा। सिमिलरली अगर मैं ये मान रहा हूं कि मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे पड़ा हुआ है, तो जब ये बेटा बाहर की तरफ जाएगा अगेन ये एक फोटोन अब्सॉर्ब करेगा। ये एक फोटोन अब यहां से यहां पे जाएगा तो ये एक फोटोन फिर से अब्सॉर्ब करेगा। जैसे कि आपको मैं ये कहूं कि लिसन बेटा कि हमारे पास यहां पे कोई भी आपके घर के स्टेप्स हैं। सपोज आप यहां पे खड़े हो। मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल एग्जांपल देने लगा हूं। आपके मदर बेटा यहां पे खड़े आपको आवाज दे रहे हैं, बेटा वेयर आर यू? ममा आई एम अपस्टेयर, मैं छत पे हूं। बेटा जरूरत है जल्दी जल्दी नीचे आओ। आप कैसे आओगे? ममा एक सेकेंड, 1 2 3 4 5 6। आपने 6 टाइम्स बेटा जंप किया। ममा आई एम हियर, बताओ क्या काम है?
सिमिलरली कहता है कि एटम में जब भी इलेक्ट्रॉन आते हैं वो बेटा तीसरे ऑर्बिट से दूसरे के फर्स्ट। क्या आपकी डेली लाइफ में ऐसे होता है, आप छत पे गुड्डियां उड़ा रहे हो, नीचे मामा की आवाज आए, बेटा वेयर आर यू, मामा, बेटा आ तो जाओगे पर जाने के लायक नहीं रहोगे। सिमिलरली कहता है कि एटम में भी कभी ऐसे नहीं होता कि इनफाइनाइट लेवल पे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन एकदम ड्रॉप कर जाएगा। सो ध्यान से बेटा, प्लैंक ने यही कहा था कि किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से डिसकंटिन्यूसली, सीधा नहीं करता कि पहले से इनफाइनाइट में जंप कर जाए। तो बेटा अगर ये स्टेप बाय स्टेप न्यूक्लियस की तरफ, स्टेप बाय स्टेप न्यूक्लियस से परे जा रहा है, तो क्या ये कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करेगा कि डिसकंटिन्यूसली? वेरी गुड, डिसकंटिन्यूसली। तो कहता है कि जब कभी भी एक स्टेप वो न्यूक्लियस की तरफ आता है, एक क्वांटा रिलीज करता है, और जब कभी भी वो एक स्टेप न्यूक्लियस से पीछे जाता है तो वो एक स्टेप अब्सॉर्ब, जब भी न्यूक्लियस की तरफ जाता है एक क्वांटा रिलीज करता है, और न्यूक्लियस से पीछे जाता है तो एक क्वांटा अब्सॉर्ब करता है। मेरे ख्याल से पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होना चाहिए कि जब कभी भी हम किसी भी सोर्स ऑफ लाइट में पड़े हैं तो लाइट हमारे ऊपर कंटिन्यूसली नहीं, डिसकंटिन्यूसली बेटा इंसिडेंट करती है या स्ट्राइक करती है ओवर आवर बॉडी, और एक टाइम में एक फोटोन आके हमारी बॉडी के ऊपर स्ट्राइक करेगा। अब ध्यान से फिर से पढ़ो, रेडिएंट एनर्जी emitted is not continuous but discontinuous in form of small, discrete का मतलब होता है इंडिविजुअल, small individual packet of energy called quantum, and in form of light one quantum is called one photon. Now beta we are moving to the second postulate of Planck's quantum theory, and according to this energy of each photon is directly proportional to the frequency, means energy is directly proportional to frequency, means energy is equal to h nu, where h is Planck's constant. So you have to learn this. 6.625 into 10 raised to power minus 34 joule second, or 6.625 into 10 raised to power minus 27 ergs second. It is the value of Planck's constant. और बेटा पीछे वाले लेक्चर में आप पढ़ चुके हो कि सर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो हम कह सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, या क्या हम कह सकते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है और एनर्जी बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि मेरे पास ये एक क्वांटा रिलीज हुआ, तो आपको पूछा जाए कि बेटा इस क्वांटा के साथ एसोसिएटेड एनर्जी कितनी है, इट विल बी इक्वल टू एच न्यू। आप सिंपल कहोगे सर व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट एमिटेड, उसको मैं प्लैंक्स कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूंगा एनर्जी, और अगर मैं कहूं बेटा फ्रीक्वेंसी नहीं मेरे पास वेवलेंथ है, तो मैं कहूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, प्लैंक ने मेरी हेल्प की हुई है। सो फिर एच सी बाय लैम्डा, जिसमें आपको मालूम है एच की वैल्यू क्या होती है बेटा, बोलो 6.625 इंटू 10 रेज़ टू पावर minus 34 जूल सेकेंड, और 6.625 इंटू 10 रेज़ टू पावर minus 27 ergs पर सेकेंड, और सब जानते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सो किसी भी बल्ब में से, किसी भी सोर्स ऑफ लाइट में से जब एक फोटोन निकला,
उसकी बेटा सिर्फ फ्रीक्वेंसी पता हो एनर्जी निकाल सकते हो, वेवलेंथ पता हो एनर्जी निकाल सकते हो बाय यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी वेयर एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। नेक्स्ट बेटा कह रहा है कि जब कभी भी आपके पास थर्ड पोस्टुलेट कि ये कहा जाए कि हमेशा जो टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड है बेटा वो हमेशा इक्वल टू सम होल नंबर ऑफ क्वांटम, होल नंबर ऑफ फोटोन आएगा। बिल्कुल आपके सामने है कि अगर मैं कहूं कि बेटा इसमें से एक फोटोन, जैसे मैं आपको क्लियर करने के लिए मैं आपको कहूं कि बेटा इसमें से एक लाइट का फोटोन आया, आप कहोगे सर 1 फोटोन इज एमिटेड। मैंने कहा उसके बाद एक और फोटोन आया, इट विल बी 2। मैंने कहा उसके बाद एक और फोटोन आया 3। कहता है कि नंबर ऑफ फोटोन हमेशा मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर 1 2 3 4। सर कैसे? जैसे मैं आपको ये कहूं कि सपोज आप यहां पे खड़े, आपकी मदर जो है बेटा यहां पे आपको कॉल कर रही है कि बेटा वेयर आर यू, तो आप क्या करोगे? इट इज स्टेप नंबर 1 2 3 4 5 6। आपने अभी यहां पे जंप किया था, मामा आई एम ओवर 5th स्टेप। कभी ये तो नहीं कहोगे मामा आई एम ओवर 5.99, फ्रैक्शन नहीं। आपको कहा जाए बेटा अब कहां हो, तो बोलो मामा आई एम ओवर 2nd स्टेप, होल नंबर। कि जब कभी भी आपका सीढ़ी पे आना या सीढ़ी पे जाना वो मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर होएगा। मैं कहूं मैंने 2 बारी जंप किया, देखो मैंने 1 और 2 बारी जंप किया, तो मैं क्या कहूंगा आई एम ओवर 2nd स्टेप, होल नंबर है। मैंने 5 बारी जंप किया तो मैं क्या कहूंगा 1 2 3 4 5, आई एम ओवर 5th स्टेप। क्या मतलब क्या है? हमेशा होल नंबर रहेगा। सिमिलरली इसने कहा टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड इज इक्वल टू सम होल क्वांटम नंबर्स या होल क्वांटम्स, जिसमें एनर्जी इज वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। और अगर आपको कहा जाए कि बेटा व्हाट विल बी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल, तो आप सब जानते हो 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। तो नंबर जहां था n की जगह आप नंबर ऑफ मोल भर दो। वेयर मोल इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23। इफ यू हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ 1 मोल, सिंपली मल्टीप्लाई क्वांटा और फोटोन विद नंबर ऑफ मोल्स। नाउ वी आर मूविंग टू द पोस्टुलेट नंबर 4। आपको बेटा पता लग चुका है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो फिर अगर कहा जाए हाउ कैन यू रिलेट एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, तो वी कैन सिंपली is directly proportional to frequency where frequency is inversely proportional to wavelength. So can we say E1 over E2 is equal to nu1 by nu2 because directly proportional थे, और λ2 by λ1 because वो inversely proportional थे। बेटा जिंदगी में कभी भी आपको कहा जाए कि किसी भी बल्ब में से 2 रेडिएशंस निकल रही हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं कहूँ कि सपोज हमारे पास एक ये सोर्स ऑफ लाइट है, इसमें से मैं कहूं कि मेरे पास 2 रेडिएशंस निकल रही हैं। सपोज मैं कहूं कि इसकी एनर्जी E1 है, इसकी एनर्जी E2 है। अगर मैं कहूं जो हमारे पास रेडिएशन नंबर 1 है उसकी अगर वेवलेंथ λ1 है तो बताओ इसकी वेवलेंथ कितनी होगी? तो आप सिंपल सर का ये वाला बताया कंसेप्ट कह सकते हो कि सर
E1 by E2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 by लैम्डा 1। ये आपके पास गिवन है और ये आप कैलकुलेट कर लो। सिमिलरली आपको अगर दो रेडिएशंस की एनर्जी देके एक की फ्रीक्वेंसी देके कहा जाए दूसरे की फ्रीक्वेंसी कर दो बाय यूजिंग दिस फार्मूला। नाउ बेटा कह रहा है कि टोटल एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड हैज एडिक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? सपोज हमें कहा जाए कि किसी भी एक एटम में बेटा जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव किया, सपोज उसने टोटल एनर्जी जो अब्सॉर्ब की वो E की, पर जब वो वापस आया, जैसे कि सपोज आप लोग अमृतसर में रहते हो तो आप लोगों को जलंधर जाना पड़ गया। सो आप जलंधर किसी भी अपने ऑफिशियल काम से गए, आपने 100 रुपीज कहीं पे भी पेट्रोल के लिए डीजल के लिए पे किया और जलंधर चल गए। जब आप घर में वापस आ रहे थे तो आपको याद आया कि रास्ते में ब्यास आता है, वहाँ पे एक बहुत अच्छा गुरुद्वारा है, हम वहाँ पे भी मत्था टेक के आएंगे, हम वहाँ पे भी जाके चलो अपने इमोशनल एटीट्यूड है कि हम वहाँ पे भी जाके आएंगे। तो मैं कहूँगा अगर जाते वक्त आपने 100 रुपया खर्चा, आते वक्त ब्यास तक आपके 50 रुपीज़ लग गए, तो बताओ ब्यास से आगे आपके कितने रुपीस? आप क्या कहोगे कि सर जाते वक्त अगर 100 लगे तो आते वक्त भी 100 ही लगेंगे। सिमिलरली कहता है कि जब मैं कहता हूं कि वही इलेक्ट्रॉन जो अमृतसर से जलंधर गया था, जब वो वापस आया तो कुछ देर के लिए वो ब्यास खड़ा हुआ, उसने कुछ एनर्जी अमिट की, दैट वाज E1, और ब्यास में वो थोड़ी देर रह के अपने अमृतसर में फिर वापस आ गया E2। तो मैं कहूंगा बेटा कैपिटल E विल बी इक्वल टू, वेरी गुड सर, E1 प्लस E2। सो इसमें E1 प्लस E2। सो इसमें यही पॉइंट कह रहा है कि टोटल एनर्जी रिलीज और अब्सॉर्ब्ड हैज एडिक्टिव इफेक्ट, कि जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं उन सबको प्लस कर लो तो आपके पास टोटल एनर्जी निकल आएगी सारी चेंज की। जैसे कि मेरे पास कहा जाए कि टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2, और आपको पता है कि एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, सो E1 विल बी इक्वल टू hc बाय लैम्डा 1, सो E2 इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा 2। hc कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएंगे। सो अगर आपको कहा जाता कि बेटा जब एक ट्रांजिशन हुई उसमें वेवलेंथ दी हो, सो आप कहोगे इट इज 1 बाय लैम्डा, और आते वक्त वो कहे पहली ट्रांजिशन की वेवलेंथ 1 बाय लैम्डा 1 और इट विल बी 1 बाय लैम्डा 2। सो कैन यू सी 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा 1 प्लस 1 बाय लैम्डा, एडिटिव इफेक्ट। और बेटा लास्ट बट नॉट लीस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, सो नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड, कि अगर मेरे को कहा जाए कि आपके पास ये एक बल्ब है, सो वो 1 सेकंड में कितने फोटॉन्स एमिट कर रहा है? सपोज वो एक 50 वाट का बल्ब है, सो उसमें से फोटोन निकल रहे हैं, तो मैं कहूं कैलकुलेट करो कि उसमें 1 सेकंड में कितने फोटोन, तो आप सिंपल कहोगे सर मुझे बस ये बता दो कि जो फोटोन्स बाहर निकल रहे हैं उनकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी कितनी है। सो अगर मैं कहूं कि उसकी फ्रीक्वेंसी न्यू है, तो आपने सिंपल कहना है नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इक्वल टू पावर ऑफ द सोर्स। वो सोर्स कितने वाट का है? 50 वाट का है, जिसमें याद रखो 1 वाट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड ओवर एनर्जी पर फोटोन। सिर्फ आपने फ्रीक्वेंसी मांगी थी बेटा, वो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ एनर्जी आ जाएगी, दोनों का रिलेशन कर दो नंबर ऑफ फोटोन्स। अगर यहाँ पे आपको कहा जाए कि वेवलेंथ पता है हमें,
कि जो इलेक्ट्रॉन बाहर अमिट हो रहे हैं बेटा, या कोई भी फोटोन अमिट हो रहे हैं, क्वांटम अमिट हो रहे हैं, उनकी वेवलेंथ इतनी है। तो आप एनर्जी निकाल के यहाँ पुट करके जितना भी उस बल्ब की पावर है उसके साथ डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। और लास्ट बेटा के 7, याद रखो कि जब कभी भी आपको डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिलेट करने को कहा जाए तो याद रखो इंटेंसिटी ऑफ लाइट एमिटेड इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर ज्यादा होएगा उस एमिटेड लाइट की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। अगर मैं मानूं कि ये मेरे पास था T1, T1 के ऊपर मेरे पास इंटेंसिटी आ रही है यही अगर मैं कहूं कि मेरे पास है T2, तो कहता है टेम्परेचर बढ़ाने से यहाँ पे इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी। ये देखो ये हमारे पास इंक्रीज इन इंटेंसिटी आ गई अगर मैं मानूं कि T1 से टेम्परेचर मैंने T2 किया है। नाउ बेटा मैं एक बार फिर से इस चीज को रिवाइज करूंगा। साइंटिस्ट मैक्स प्लैंक ने यह कहा था कि किसी भी सोर्स में से निकलने वाली एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती, वो डिसकंटिन्यूस। अब मैं फिर से आपको कह दूंगा कि ये हमें फिर बल्ब जो है वो कंटिन्यूसली नजर क्यों आ रहा है, क्यों? क्योंकि हमारी ह्यूमन आई की एक लिमिटेशन है कि कोई भी इवेंट टेकिंग प्लेस इन मोर देन 7 times per second वी कांट डिटेक्ट दैट चेंज। एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बता दी है कि आप अपने सर के ऊपर लगे पंखे को देखो, क्या आप उसके पर देख पा रहे हो? नहीं। आप तब तक ये देख पाओगे कि ये पंखे के पर हैं जब तक वो 1 सेकंड में 7 से कम बार अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि आपको मेरे हाथ में पेन नजर आ रहा है, आप कहोगे यस सर। अगर मैं इसको ऐसे ऐसे करना शुरू कर दूंगा तो आप कहोगे कि सर विजिबिलिटी क्यों? क्योंकि जब कभी भी ये पेन की पोजीशन 1 सेकंड में 7 से ज्यादा बार चेंज हो जाएगी, ह्यूमन आई कैन नेवर डिटेक्ट दैट चेंज। सेकंड इसने कहा था कि एनर्जी एमिटेड इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी आपको मालूम है आगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, h की वैल्यू आपने। और नेक्स्ट कहता है कि जो एनर्जी एमिटेड और अब्सॉर्ब्ड है ऑलवेज सम मल्टीपल ऑफ होल नंबर। का मतलब क्या है कि क्वांटम अमिट या अब्सॉर्ब होल नंबर में होते हैं, कभी भी आधे या 1/4 या 1/8 के साथ नहीं। जैसे आप रोजाना जिंदगी में सीढ़ियों पे जाते हो, मामा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होल नंबर। सिमिलरली कहता है कि अगर आप एनर्जी फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को रिलेट करना चाहते हो तो याद रखो टोटल एनर्जी अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड हैज एडिटिव इफेक्ट, सबको प्लस करो टोटल के बराबर आ जाएगा। सिमिलरली नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड ऑलवेज इक्वल टू पावर ऑफ सोर्स ओवर नंबर ऑफ ओवर एनर्जी पर फोटोन, एनर्जी पर क्वांटम। So next, intensity of the released light is a directly proportional to temperature. Now beta, we are moving to the numericals related with Planck's quantum theory. इसमें से बेटा कुछ numericals मैं करूँगा और कुछ आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, जिसमें पहला numerical मैं कर रहा हूँ, सेकंड numerical मैं कर रहा हूँ, उसके बाद बेटा मैं फोर्थ न्यूमेरिकल कर रहा हूं, उसके बाद फिफ्थ न्यूमेरिकल मैं करूंगा। बाकी आपकी प्रैक्टिस के लिए रहेंगे। वी आर मूविंग टू द न्यूमेरिकल नंबर 1, कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी एनर्जी ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ। न्यूमेरिकल नंबर 1, कभी भी आपको बेटा वेवलेंथ दी है, आपने फ्रीक्वेंसी, ये तो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, वेयर c is 3 into 10 raised to power 8 मीटर पर सेकंड, और वेवलेंथ उसने दी है आपको दैट इज 600 नैनोमीटर। और पिछले लेक्चर में पढ़ा था हमने 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 600 into 10 raised to power -9 मीटर। इसमें मीटर मीटर के साथ कैंसिल हो जाएगा बेटा,
आपके पास आंसर पर सेकंड में। मैं थोड़ा और सॉल्व कर देता हूं। देखो बेटा, ये 2 0 इसके साथ कैंसिल क्योंकि इसके ऊपर माइनस था ये, तो हमारे पास बन जाएगा न्यू इज इक्वल टू 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 ओवर 6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 पर सेकंड। बेटा ये माइनस सेकंड ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, सो न्यू इज इक्वल टू 1/2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 15 पर सेकंड। सो न्यू इज इक्वल टू बेटा 0.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर, सो इज इक्वल टू 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 पर सेकंड। दैट वाज। नाउ सिमिलरली सेकंड आपको कहा जाए व्हाट इज द एनर्जी ऑफ 1 मोल सर ने बताया था। सिंपली क्या करना है कि बेटा हमारे पास फिर फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो एनर्जी ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर मल्टीप्लाइड बाय h न्यू, जिसमें इट विल बी 6 इंटू न्यू हमारे पास उसमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है, सो 6.023 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 h बेटा 6.625 इंटू 10 रेज़ टू पावर -34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी इसमें दी हुई है दैट इज 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 14 पर सेकंड। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है बेटा 1 साइकिल पर सेकंड इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 पर सेकंड। तो इसमें क्या होगा, सुनो, पर सेकंड से सेकंड कैंसिल, आपका जो भी आंसर आएगा वो जॉल में निकल आएगा। नाउ बेटा अब मैंने न्यूमेरिकल करना है, न्यूमेरिकल नंबर 4। सुनो ध्यान से, कहता है गैस अब्सॉर्ब्स फोटोन ऑफ वेव। जब भी हम कहेंगे अब्सॉर्ब्स, तो अब्सॉर्ब का मतलब क्या था कि हमेशा उसमें लोअर से अपर जाएगा। उसने कहा है कि गैस अब्सॉर्ब्स फोटोन ऑफ एंड अमिट्स 2 वेवलेंथ्स, पर जब वो वापस आ रहा है, वापस आते वक्त पहले उसने एक वेवलेंथ, उसके बाद दूसरी वेवलेंथ अमिट की है। बेटा यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। सो जिसमें क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें 1/λ ये हो गया 1/λ1 और 1/λ2। सो वी नो कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी रिलीज्ड और जो टोटल एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड है हैविंग एडिटिव इफेक्ट, तो हम कह सकते हैं इसमें 1/λ इज इक्वल टू 1/λ1 प्लस 1/λ2। ये वैल्यू आपको दी हुई है उसमें, इट इज 355 नैनोमीटर। सो ये आपको वैल्यू गिवन है, इट इज 680 nanometer. So you have to calculate this. Can you? Now we are moving to the question number 5. Listen beta, very important. We have to use this relation. कहा है कि a bulb emits a light, a bulb emits a 25 watt bulb, कह रहा है कि हमारे पास बेटा यहां पे कोई बल्ब था, एलईडी ले ली मैंने, सो बल्ब है, सो जो 25 वाट, उसके ऊपर यहां पे लिखा हुआ था कि ये 25 वाट का है। सो कहता है कि जब हमने घर में जाके उसको होल्डर में लगाया तो उसने जो रेडिएशन निकाली, ये उसमें से जो रेडिएशन अमिट हुई उनकी वेवलेंथ थी 0.57 माइक्रोमीटर।
तो कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो मेरे ख्याल से आपको मालूम है कि बेटा नंबर ऑफ photons emitted always equal to power of source over energy per photon। so पावर उसने दे दी है 25 वाट और हमें रंधावा सर ने बताया हुआ है कि 1 वाट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड इज इक्वल टू 25 जूल पर सेकंड। और बेटा एनर्जी पर फोटोन इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज गिवन दैट इज 0.54 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 0.57 into 10 raised to power -6 मीटर। h की वैल्यू आपको पता है बेटा, इसमें c की वैल्यू आपको पता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल आएंगे। सो 6th न्यूमेरिकल के लिए मैं आपको बस थोड़ा सा हिंट देता हूं। सो 6th न्यूमेरिकल क्या कहता है कि बाजार में से आप एक बल्ब लेके आए जो कि आपको शॉपकीपर ने कहा कि जब भी आप इसको लगाओगे तो बेटा इसमें से 4500 एंगस्ट्रॉम वाली रेडिएशंस एमिट करेंगी। आपने शॉपकीपर को पूछा इसकी कैपेसिटी क्या है, शॉपकीपर ने कहा कि जो भी बल्ब आप मेरे से लेके जा रहे हो वो 150 वाट का है। चलो हमने जब उसको घर में आके होल्डर में लगाया, याद रखो चाइना मेड बल्ब था बेटा, 150 वाट लिखे हुए थे पर उसका सिर्फ 8% ही वो लाइट दे रहा था, बाकी वो हीट ही हो गया। जब आपने पढ़ना है, अंधेरा है, आप वहां रहना चाहते हो तो आप बल्ब को ऑन करते हो किसके लिए, लाइट के लिए या हीट के लिए? सो वेरी गुड, लाइट के लिए। सो अगर हमें हीट चाहिए नहीं, वो तो वेस्ट हो गई एनर्जी हमारे लिए, हमें तो वहां लाइट एनर्जी चाहिए ना। पर हुआ क्या, मैंने बल्ब को होल्डर में लगाया, मैंने ऑन किया, 150 का सिर्फ 8% ही निकला, तो क्या उसकी पावर फिर 150 वाट रह गई कि नहीं सर? सो फिर अगर 150 का सिर्फ 8% ही, तो फिर हम कहेंगे कि 8% ऑफ 150 watt will be equal to हमारे पास बेटा सिर्फ इतने वाट ही रह जाएंगे, बाकी सारे के सारे उसमें से वेस्ट थे। याद रखो ये हमारे पास आएगा एक्चुअल पावर। ये हमारे पास आएगी एक्चुअल पावर ऑफ बल्ब इन वाट और इन जूल पर सेकंड। उसके बाद बाकी सेम ही लगना था। मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूं कि जिसमें लाइट आपके पास 10% ही निकल रही है, बाकी हीट ही हो गया, वो हीटिंग थोड़ा हमें चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम कोई भी अनब्रांडेड या कोई चाइना मेड चीज लेके आएंगे, हमें अगर लाइट चाहिए तो वो लाइट बहुत कम देती है, बाकी क्यों? क्योंकि वहां पे कुछ क्वालिटी कंप्रोमाइज होता है। सो विद दिस योर टॉपिक रिलेटेड विद प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज फिनिश्ड। बेटा 4 न्यूमेरिकल्स मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए हैं, बाकी आप खुद प्रैक्टिस करो और व्हाट्सएप ग्रुप में हम इनके आंसर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।